और हमने कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से पूछा, कहा कि ये जो लोग हैं इनके माने लोगों के ऊपर अगर कोई अटैक करे तो वो सरकार के पास आते हैं, पुलिस के पास आते हैं कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, हमें प्रोटेक्ट कीजिए। लेकिन पुलिस जब अटैक करेगी तो लोग कहां जाएंगे? लोग नक्सलाइट्स के पास जाएंगे। किसके पास है? पुलिस के पास वो आ नहीं सकते क्योंकि पुलिस अटैक कर रही है, सरकार के पास नहीं आ सकते, सरकार अटैक को सपोर्ट कर रही है, लोग कहां जाएं? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल इसको रोको। विनायक सेन ने जब ये सारा डॉक्यूमेंट किया तो विनायक सेन को जेल में डाल दिया कि तुम तो एंटी नेशनल हो। जब हमने ये, आप देख सकते हैं वो जो एक आध लड़की का फोटो दिखा रहे थे, हाँ इसको जरा जोर करने, अच्छा ये जोर नहीं होगा, हाँ आप देख सकते हैं इसमें इस लड़की को स्टैब किया गया है, इसकी इंटेस्टाइन बाहर आ रही है। हमने ये केस कोर्ट में, और सरकार ने कहा कि ये एनकाउंटर था और इस एनकाउंटर में 19 नक्सलाइट्स को हमने मारा है, जिसमें से ये 4 लड़कियां थी। हमने कोर्ट में ये कहा कि अच्छा आप ये बताएं, एनकाउंटर था तो एनकाउंटर में नक्सली आपको गोली मारते हैं, आप नक्सली को गोली मारते हो, आप स्टैब कैसे कर सकते हो? और वो भी सिर्फ लड़कियों को स्टैब क्यों किया? हमने जब ये पूछा कोर्ट में तो उसके बाद हमारा जो आश्रम था, जहां हम करीब 1000 हमारे कार्यकर्ता हेल्थ, एजुकेशन, विमेन्स एम्पावरमेंट पर काम करते थे, सुबह 5 बजे 1000 पुलिस वाले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ आए और सुबह 5 बजे से सुबह 7 बजे तक 2 घंटे में हमारा वो पूरा आश्रम का कैंपस, जिसमें फ्री डिस्पेंसरी, फ्री ट्रेनिंग हॉल, लाइब्रेरी, रेजिडेंस, वो सब 2 घंटे में बुलडोजर से साफ कर दिया। अब हमारा जो सवाल है वो ये है कि आप लोगों के ऊपर हमला करेंगे, उनके जो रिसोर्सेज हैं, ट्राइबल्स के पास सिर्फ जमीन है, वो आप कहते हैं हम डेवलपमेंट करेंगे और तुमको नौकरी देंगे इसमें, वो जानते हैं कि वो नौकरी नहीं कर सकते। आज तक किसी भी डेवलपमेंट में ट्राइबल्स को आपने इंक्लूड नहीं किया, वो जानते हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको नौकरी नहीं मिलेगी, उनके पास सिर्फ जमीन है। और वो जमीन आप सारे कानूनों को बूटों तले कुचल कर उनसे वो जमीन छीनते हैं और फिर आप उम्मीद करते हैं कि वहां शांति होगी, और जब वो लोग उसका विरोध करते हैं तो आप उन पर हमला करते हैं, और उन हमलों का विरोध करने वाले लोगों को आप एंटी नेशनल बोलते हैं। जब आप इतना दबाते हैं लोगों को, तब आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अब वहां उस इलाके में शांति होगी? इन सारी चीजों को लेकर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम देश में बाकी लोगों को बताएं कि ट्राइबल एरियाज में ये जो हो रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट और फैलने की उम्मीद है, क्योंकि दूसरे एरियाज में भी लैंड एक्विजिशन को लेकर यही तरीके अपनाए जा रहे हैं। अभी दिल्ली के पास नोएडा में भट्टा पारसौल नाम के गांव में पुलिस ने किसानों को जिंदा जला दिया, दिल्ली के पास। तो अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं, दिल्ली के पास भी ऐसा कर सकते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा फैल जाएगा हिंदुस्तान भर में। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा तो हम लोग जो शहरों में रहते हैं, जो 20% हैं, और हमारे डेवलपमेंट के लिए सरकार काम करती है, हमारे डेवलपमेंट के लिए जमीन छीनी जाती है आदिवासियों की, और हम चुप रहते हैं। और पुलिस जब इन आदिवासियों को मारती है
तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट एक दिन हमारे दरवाजे तक आएगा, और अगर हम सोचते हैं कि इन 80% लोगों की रिसोर्सेज को हम छीन लेंगे, तो ये 80% लोग चुपचाप मर जाएंगे क्या? इनकी जमीनें हम छीन लेंगे, इनकी नदी हम छीन लेंगे। और इस समय हिंदुस्तान में हालत यह है कि अगर आप पैसे वाले हैं, आपके पास पैसा है, आप एक बड़े कॉर्पोरेट हैं, तो आप एक गांव खरीद सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, आप 10 गांव खरीद सकते हैं, आप नदी खरीद सकते हैं, आप पहाड़ खरीद सकते हैं। और वहां के जो लोग हैं, आप चाहे तो पुलिस उनको वहां से भगा देगी, आपको जमीन खाली करके देगी। ऐसा लगता है जैसे हिंदुस्तान में सब चीज बिकने के लिए तैयार है और सरकारें उसको बेचने में एक एजेंट की भूमिका निभा रही है और वो जनता के खिलाफ काम कर रही है। हम ये मानते हैं कि देश के सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज है, कॉमन प्रॉपर्टी है लोगों की, वो उस पर लोगों का हक है। सरकारें सिर्फ मैनेज कर सकती हैं लोगों के अफेयर्स को, वो मालिक नहीं है इन रिसोर्सेज का। सरकारों ने अपने आप को मालिक समझना शुरू कर दिया है और वो इन चीजों को बेच रही हैं जिसके पास पैसा है। यही इस समय कॉन्फ्लिक्ट का कारण है। समाज कहता है, लोग कहते हैं कि ये रिसोर्सेज हमारे हैं, आप एक नदी को कैसे बेच सकते हैं, आप समुद्र को कैसे बेच सकते हैं, आप पहाड़ को और जंगल को कैसे बेच सकते हैं, हमारा जीवन इसी से चलता है। सरकारें अपने इंटरेस्ट के लिए इन रिसोर्सेज को बेच रही हैं, इसलिए अब झगड़ा लोगों और सरकार के बीच में हो रहा है। और उसी कंटेक्स्ट में हम ये बता रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है और ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। और आज साइंस के जमाने में जबकि सबके पास बहुत डिस्ट्रक्टिव पावर है, उस समय हमें इस कॉन्फ्लिक्ट पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा भयानक भी हो सकता है, जिसमें हम लोग जो समझते हैं कि हम ताकतवर लोग हैं और हमारे डेवलपमेंट के लिए हम इनसे रिसोर्सेज छीन सकते हैं, शायद इस कॉन्फ्लिक्ट का नुकसान भी हमें हो सकता है, हम इस कॉन्फ्लिक्ट में हार भी सकते हैं। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी जो चीजें हो रही हैं दूर गांव में, आदिवासी इलाकों में, उसके बारे में मिडिल क्लास और अर्बन जो लोग हैं उनको भी बताया जाए कि देश में ट्राइबल इलाकों में कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है। यही आज मैं बताना चाहता था। अब हम आगे बातचीत में कोशिश करेंगे कि चीजों को ज्यादा साफ साफ समझें। थैंक यू। So you can ask questions and I can translate it. So I have a question. I don't know if someone has translated or I can ask in English. So I've seen, so in my family, I've seen people like if, you know, they own some factory or they own some land and people, you know, it's just a bunch of people with power just come and say, oh, there was something religious on this site, and they just take the land and go and you can't do anything after that. So do you think it's a problem of difference between the rich and poor, or just that our country is corrupt and there is no law enforcement? Because it happens even with, you know, this fight for land, and, you know, it happens even in cities, and, you know. It's not a very common thing which you are telling. You are telling something very specific incident where. No, this, so in the south where there are a lot of coffee estates,